नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों का लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल गुप्ता किंग्स, सभी गुप्त राजाओं का क्या योगदान है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह गुप्त काल जो है वह प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो सांस्कृतिक योगदान इन राजाओं ने दिया और अंत तक में से जब इनका पतन की ओर जा रहे थे, वह पतन का क्या कारण है उस पर हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यह जो पतनोन्मुख हो रहे थे, उस समय अंतिम शासक भी हराए थे, आपको विदेशी शासकों को हराए थे। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये लोग चाहे युद्ध में हो, चाहे सांस्कृतिक योगदान हो, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यह आपको नालंदा विश्वविद्यालय है, जो नालंदा महाविहार उस समय कहा जाता था। यह गुप्त शासकों के द्वारा दिया गया था, कुमार गुप्त जो थे उनके द्वारा यह बनवाया गया था, जो आपको विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जब इसकी आपको बता देते हैं कि इसकी इतना ख्याति मिला कि पूरे विश्व, उस समय के तत्कालीन विश्व से सभी छात्र छात्राएं आते थे और इसके द्वारपाल 18 भाषाओं के जानकार होते थे और उस द्वारपाल से बात करने में जो सक्षम हो जाते थे उन्हीं को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। मीन्स आप जा करके आप बात कर सकते हैं। यह समुद्रगुप्त हैं, जो जिनको विदेशी इतिहासकार इनको कहते हैं नेपोलियन कहते हैं, लेकिन भारत का नेपोलियन कहते हैं, लेकिन नेपोलियन से कई गुना क्षेत्र अधिक जीते थे। नेपोलियन से कई अधिक युद्ध जीते थे के या 100 से अधिक युद्ध जीते थे और यह जो है अपना नॉर्मल डेथ के बाद इनके पुत्र हुए थे। लेकिन उनको तो कई युद्धों में हार का सामना करना पड़ा और वह जो है सो कैद में अपने जीवन को त्याग करना पड़ा। तो वो इतिहासकार जो है समुद्रगुप्त को कम आते हैं, जबकि इनके तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो समुद्रगुप्त जो है वह हर एक मामलों में नेपोलियन से कहीं अधिक है। नेपोलियन को कहना चाहिए समुद्रगुप्त के जैसे हैं, लेकिन अब परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो यही मान्य है, इसलिए हमने चर्चा किया है। यह आपको दिखा रहे हैं, आपको मैप दिखा रहे हैं। पहले यह जो था आपका गुप्त शासकों का यह साम्राज्य था। उसके बाद यह जो है समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण तक यह क्षेत्र फैला और इसमें जो है यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा जोड़ा गया। भले ही यह जो है आपको 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में मौर्य शासक का क्षेत्र था, भले ही इनका जो है आपको 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ही इसका क्षेत्र फैला हुआ था। लेकिन गुप्त शासकों का जो सांस्कृतिक योगदान है, जो साहित्यिक योगदान है, जो स्थापत्य में योगदान है, आपको विज्ञान के विभिन्न विधाओं में जो योगदान है, वह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह चाहे प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत में, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाया। यहाँ पर आपको देख रहे हैं एरण मध्य प्रदेश में बुद्ध गुप्त स्तंभ है, जिसमें विष्णु के दूसरे नाम जनार्दन के सम्मान में बनाया गया था और उसका अभिलेख है। आप ये समझते होंगे, आपके प्रश्न कभी आ जाए कि आपको मौर्य शासक अशोक ही स्तंभ बनवाए थे, तो यह गलती हो जाएगा। यह बुद्ध गुप्त का भी स्तंभ है
और वह कई स्तंभ निर्माण किए थे और वह बौद्ध धर्मावलंबी थे। वैसे गुप्त राजा अधिकतर जो हैं आपको चर्चा करेंगे, वह जो है आपको सनातन धर्म के पुजारी रहे हैं और मुख्य रूप से यह जो है आपको धर्म विष्णु को वह जो है मानने वाले थे, विष्णु धर्मावलंबी थे, जनार्दन धर्मावलंबी थे और इनमें भेदभाव नहीं था, चाहे बौद्ध के प्रति, जैन के प्रति, चाहे सनातन धर्म के किसी भी शाखा के प्रति, यह काफी उदारवादी रहे हैं। मैं आपको बतला रहा हूं इस शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य शौर्य का सूर्य कहा जाता है। अब जिसके नाम में शौर्य का सूर्य लगा हुआ, उससे आप समझ सकते हैं रियली में शौर्य का सूर्य थे। कुमारगुप्त प्रथम हुए, स्कंदगुप्त हुए, ये सभी के सभी काफी अच्छे शासक थे और काफी इनका योगदान है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में हुई और उसका उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जो छठवीं शताब्दी तक चला है। आप यही समझ लीजिए, यहाँ 240 से 550 हम एक मोटा मोटी आपको दे रहे हैं। इसके बावजूद भी यह 3 शाखाओं में बट गए और वो भी बहुत दिनों तक रहा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका बहुत दिनों तक राज्य रहा। लेकिन गुप्त शासक, जो मुख्य गुप्त शासक थे, 3 जो शाखाओं में बटे, उससे पहले के जो शासक थे वह 310 के लगभग या रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं इनका जो योगदान था विज्ञान तकनीकी में। आज जो देश आपको नक्षत्र विज्ञान में आगे है, उसको सबसे आगे माना जाता है। कुछ दिन पूर्व तक जो सोवियत संघ जो था वह सबसे आगे था, अमेरिका उसके पीछे थे, लेकिन आज अमेरिका आगे है और चीन काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत जो है अभी आपको इस क्षेत्रों में, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्रों में, स्पेस साइंस के क्षेत्रों में, यह जो है अभी तीसरी पोजीशन पर आ गया। कहीं प्रथम पोजीशन, किसी क्षेत्रों में द्वितीय, किसी क्षेत्रों में तृतीय हो गए। आप ये समझ सकते हैं यूरोप के इतने प्रसिद्ध और काफी धनवान, आर्थिक रूप से धनवान रहे, उसके बावजूद भी आज हम नक्षत्र विज्ञान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं। तो इसका मुख्य बिंदु हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको गुप्त काल में आर्यभट्ट जो थे विश्व के सबसे प्रथम और पंक्ति में थे और प्रथम वैज्ञानिक थे जो गणित और ज्योतिष को पूरे विश्व में फैलाया। आर्यभट्टियम पुस्तक लिखा, अपनी धूरी पर पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के कारणों को भी पता लगा है। दशमलव प्रणाली का विकास जो है किया, जीरो का सही मान आर्यभट्ट ने ही निकाली थी और यह पाई का जो वैल्यू है 3.1416 वह भी इन्होंने दिया, जो आज भी यही है। मैं आपको बता रहा हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नक्षत्र विज्ञान, स्पेस साइंस में तो हम आगे थे ही, प्रथम पोजीशन में थे। और हमारे जो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, ये आर्यभट्ट जो थे, आपको पाटलिपुत्रा, पुष्पुर उस समय कहा जाता था, पुष्पुर के निवासी थे, जो अब पाटलिपुत्रा कहलाया, बाद में पटना कहलाया। अभी जो है पटना हम लोग कहला रहे हैं। हमारे बगल में ही 1-2 किलोमीटर के बगल में ही पेरीफेरी में आपको खगोल है और इस खगोल में ही इनका जन्मस्थल है। हस्तायुर्वेद जो हाथियों का चिकित्सा शास्त्र था, पहले यह आपको पूरे विश्व के पहले यह वैज्ञानिक थे जिन्होंने शालिहोत्र, यह जो है पालकाप्य मुनि थे जिन्होंने हस्तायुर्वेद को लिखा। और शालिहोत्र संहिता अश्वशास्त्र में आपको लिखा गया। यह बहुत बड़ी बात है कि अश्व का शास्त्र में भी हम प्रथम रहे, विज्ञान और तकनीकी में भी हम आगे रहे, मैथमेटिक्स में भी हम प्रथम पोजीशन लाए, हाथियों के चिकित्सा शास्त्र में भी प्रथम लाए। और उससे भी अधिक है
कि त्वचारोपण प्लास्टिक सर्जरी आज आधुनिक सर्जरी कहलाता है, उसमें भी सुश्रुत ने प्रथम बार विश्व को चमत्कृत कर दिया। और वह जो है आपको आज हम लोग उनका नकल करते हैं। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा प्रथम बार इन्होंने किया है। और यह जो है पार्क डेविस जो अंग्रेज आपको इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था विश्व का प्रथम ये शल्य चिकित्सक है। तो आप समझ सकते हैं, हम लोग कहते तो बात दूसरी होती, लेकिन यह अंग्रेज इतिहासकार कह रहे हैं, तब तो यह बहुत ही मान्य है। नालंदा महाविहार की बात हमने आपको कहा ही है कि विश्व भर के छात्र आते थे, चीन से, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया में सभी जगहों से आते थे। और यह प्रथम विश्वविद्यालय था और यह छात्रावास सहित था और इसमें सारी सुविधाएं थी। यह अद्भुत नमूना था आपको नालंदा महाविहार, जिसको हम नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। मैं आपको बता रहा है अजंता की गुफाएं में जो चित्रकला है, वह आज भी उसके रंग नहीं फीके पड़े हैं, उसकी रेखाएं नहीं फीकी पड़ी है, आज भी उसी तरह से जागृत है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया 319 से 320 में, 319 से 320 यह भी चलाने का प्रथम यह प्रयास किया था। समुद्रगुप्त द्वारा बृहत्तर भारत का श्री गणेश किया। भारत हर हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम को आधार मानता है, वह पूरे विश्व को अपना मानता है। इसीलिए कभी किसी देश पर चढ़ाई और लड़ाई की बात नहीं की, बल्कि सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उन्होंने सभी देशों से संबंध अच्छा बना के रखा। तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे कि वह जो है श्रीलंका से लेकर के जावा तक वह जो है सो आपको अच्छे संबंध बनाए थे। और सांस्कृतिक रूप से वह एक तरह के उपनिवेश थे। भले ही वह उपनिवेश का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि अंग्रेज का उपनिवेश या फ्रांस का उपनिवेश, वह उपनिवेश था मित्रता का, वह उपनिवेश था समता का, वह उपनिवेश था सांस्कृतिक का, वह उपनिवेश था आर्थिक का। मैं यह कहना चाह रहा हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के काल में मैं कई बार बतला चुका है, साहित्य का और समाज का स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और उसी समय आपको महरौली का लौह स्तंभ, जो आज भी जंग नहीं लगा है और आज भी वैसा ही सीना ताने खड़ा है और अब बतला रहा है कि हम विश्व के प्रथम स्तंभ है जिसमें लौह का पूरा प्रयोग किया गया है। इसके बावजूद भी हमें जंग नहीं लगा, कोई टूटन फूटन नहीं है, कोई तोड़ नहीं सका। इतनी क्षमतावान और इतनी ताकतवर आक्रांता लोग आए, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया, उसके सीने को भेद नहीं पकड़ पाया। यही हमारी काबिलियत थी। मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफ हम गुप्त राजा का लिस्ट दे रहे हैं, दूसरे तरफ अभिलेख है, क्योंकि केवल हम बातों में विश्वास नहीं करते, बल्कि उस समय के जो आपको अभिलेख थे, चाहे वह अभिलेख स्तंभ के रूप में हो, चाहे वह अभिलेख गुफा के रूप में हो, चाहे वह अभिलेख पत्थर पर गुदे हुए हों, चाहे वह अभिलेख किसी सामान और सामग्री के रूप में हो, तो उस सब का हमने अध्ययन किया और तब उसके जाकर के हमने इसको आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग जो है जिसको आज इलाहाबाद कहते हैं, आज भी अब तो नाम उसका भी प्रयाग हो गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ जो था, उसी पर यह समुद्रगुप्त के जो विद्वान थे, मित्र भी थे और दरबारी कवि भी थे, वह जो है हरिसेन ने लिखा है, जो बहुत ही प्रशस्ति में प्रशंसा है और हकीकत को लिखा है। तो प्रयाग प्रशस्ति में बहुत ऐसी बातें हैं जो उसमें से बहुत सारी चीजों की चर्चा
हम लोगों को करनी है और वह जो है प्रामाणिक है। नालंदा का ताम्रपत्र है, गया का ताम्रपत्र है, एरन पत्थर स्तंभ है, एरन मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ जो आपको सामने यह दिखाई पड़ रहा है, उसका इस पर लिखा हुआ है, चंद्र लिखा भी हुआ है, इसमें आपको बता रहे हैं। और यह जो है उदयगिरी का गुहा लेख है, गुहा मीन्स गुफा, गुहा लेख है। कुमारगुप्त प्रथम सबसे अधिक अभिलेख जारी करने वाले राजा थे। विलशद, मानकुंवर, मथुरा, सांची, उदयगिरी गुहा, तुमेन, बैग्राम आदि है। स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र, जूनागढ़ रॉक, भीतरी स्तंभ, कहोम लेख और अभिलेख जिसको हम लोग कहते हैं, सुपिया और बुद्धगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र। ये अभिलेख एक तरह का स्रोत है, यह जो है वास्तविक है, इसमें कोई मिटा नहीं सका है। और जैसे है, अगर यहाँ पर थोड़ी टूटी फूटी चीजें हैं तो टूटी फूटी चीज को ज्यों का त्यों रखा गया है, लेकिन उसमें जो लिखी गई बात है वह प्रामाणिक है। आइए मैं आपको बता दे रहा हूं उस समय के जो राजा थे, उस राजा की क्या उपाधियां थी। तो सबसे पहले इस के जो राजा थे, एक्चुअली यह कुषाण राजा के अंतर्गत आपको वैशाल थे, और यह जो है श्रीगुप्त और घटोत्कच थे। इसीलिए इनको बहुत बड़ा सम्मान नहीं, महाराजा का उपाधि लेकर के ही संतुष्ट है। और यह समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी चर्चा है। आदिराज लिखा गया है, क्योंकि आदि मीन्स होता शुरुआत और राज मीन्स होता है राजा। तो इस राज परिवार का प्रथम है। अब प्रभावती गुप्त जो है आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की पुत्री थी, तो वह आपको ताम्रपत्र अभिलेख पूना में लिखवाई थी, तो वह काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको आदिराज मीन्स प्रथम, यह इस वंश के प्रथम व्यक्ति थे, ये भी दर्शाता है श्रीगुप्त का। घटोत्कच जो थे उनके पुत्र थे, महाराज की उपाधि से ही संतुष्ट रहे, क्योंकि ये लोग स्वतंत्र पूर्ण रूपे नहीं हो सके थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त किए और यह स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने लगे। समुद्रगुप्त, महाराजा धीराज, परम भागवत, नालंदा कॉपर प्लेट, पराक्रमांक, सभी युद्ध के जीतने के बाद पराक्रमांक यह किए, क्योंकि ये 100 से अधिक युद्ध जीते और चारों तरफ इन्होंने युद्ध किया और सब में जीत हुई, कहीं हार नहीं हुई। श्री विक्रम, श्री विजय, पृथ्वी का विजेता, अजात शत्रु, हर्षण प्रयाग प्रशस्ति में अजात शत्रु का भी चर्चा है। भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था, जिसकी हम चर्चा आपको पूर्व में भी कर चुके हैं। कविराज प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, एरन अभिलेख में रघु से तुलना की गई है। रघु जो थे रामचंद्र भगवान के यह वंशज में, ऊपर के वंशज में रघु थे, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही अच्छे राजाओं के श्रेणी में आते हैं, इसलिए कहा ही जाता है रघुकुल रीति की चर्चा होती है। यह जो है एरन अभिलेख में रघु की तुलना मध्य प्रदेश के सागर में भानु गुप्त के समय में 510 ईस्वी में जो था उसकी भी चर्चा है। विक्रम, अश्वमेघा, पराक्रमांक, विक्रम, धर्म व प्राचीर बंधु, अर्थात वैदिक धर्म के अनुसार धर्म का प्राचीर, यह जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में है। सर्वराज उच्च चेता, अर्थात सभी राजाओं के समूल नष्ट करने वाला, शिलालेख के पिता चंद्र प्रकाश, काव्यालंकार सूत्र में नाम है, शिलालेख के पिता चंद्र प्रकाश भी लिखा हुआ है, और सर्वराजोच्छेता भी लिखा हुआ है। तो यह समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा सम्मान था और यह जो है सो काफी पराक्रमी थे, इसलिए इनका नाम पराक्रमांक रखा गया, सभी युद्ध को जीते थे। यह रामगुप्त है, उनके पुत्र थे, लेकिन यह बहुत ही तत्कालिक रहे, बहुत ही क्षणिक रहे, बहुत कम वर्ष में रहे। महाराजा धीराज की उपाधि थी। जैन तीर्थंकर की मूर्ति दुर्जनपुर विदिशा में यह अभिव्यक्त है।
मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूँ। महाराजा धीराज परम भागवत विक्रमादित्य शक को जीतने के कारण, शक उस समय काफी आक्रमणकारी, दमनकारी और आक्रांता के रूप में बड़े प्रसिद्ध थे और बराबर वह चाहते थे कि गुप्त शासकों को हम छीन ले उनके राज्य को। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने लिया और शक को जीतने के कारण उनको विक्रमादित्य की उपाधि लिए। शकारी जो है, शकों के मद को चूर करने के कारण शकारी भी कहा गया। देवगुप्त देवराज भट्टार का पराक्रमांक, पराक्रमांक जिस तरह से समुद्रगुप्त का है उसी तरह से, क्योंकि ये कई क्षेत्र भी जीते थे और बढ़ाए थे गुप्त काल का क्षेत्र। श्री विक्रम पृथ्वी का विजेता, विक्रमांक देवश्री देव, नरेंद्र चंद्र सिंह विक्रम वगैरह था। कुमार गुप्त जो है महेंद्रादित्य प्रथम, कुमार गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। महाराजा धीराज परम भागवत श्री महेंद्र सिंह भी, अजित महेंद्र, सिंह महेंद्र, महेंद्र कुमार, महेंद्रा दिव्य, महेंद्रा सिम्हा, अश्वमेघ महेंद्र, शक्रादित्य, शक्रादित्य भी इनको उपाधि मिली थी, जो शक्रादित्य बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म भट्टारक, परम द्वैत, गुप्त कुल व्योम शशि भी इनको उपाधि दिया। इसके बाद स्कंद गुप्त को भी परम भागवत रखा गया, क्योंकि ये दोनों जो थे, भागवत जो था विष्णु के भक्त को भागवत कहा जाता है, ये दोनों विष्णु के भक्त थे। विक्रमादित्य इनको रखा उपाधि हुई, क्योंकि विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शक को हराए थे आपको, और यह विक्रमादित्य हुणों को हराए थे, इसलिए इनका विक्रमादित्य भी रखे। और विक्रमादित्य वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शक को हराए थे। शक और हुण दोनों दो हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि ये पूछे जाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह शक को जीतने के कारण विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे, और विक्रमादित्य की उपाधि स्कंद गुप्त लिए थे हुणों को जीतने के कारण। देवराज मंजू श्री मूल कल्प में वर्णन है। क्रमादित्य है, कुमारदित्य भी इनकी उपाधि थी। क्षिति पशतिपति में सैकड़ों नरपतियों के सम्राट, में सैकड़ों सम्राट के सम्राट, किंग्स ऑफ किंग की उपाधि थी। सक्रोपम था इंद्र के समकक्ष कहोम अभिलेख, जो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है उसमें वर्णित है। शक्रादित्य जो है सो आपको जिस तरह से कुमार गुप्त लिए थे, तो ये भी शक्रादित्य। अवनिम विजित्व, भीतरी अभिलेख, अवनी मीन्स धरती है, धरती को विजय करने वाले स्कंदगुप्त थे। पुरुगुप्त उसके बाद हुए हैं। पुरुगुप्त प्रकाशदित्य भी कहलाते हैं। पुरुगुप्त एवं श्री विक्रम कर करके इनकी उपाधि थी, इसको ध्यान में रखेंगे। नरसिंह गुप्त वालादित्य परम भागवत की उपाधि नालंदा मुद्रा अभिलेख में है। तो परम भागवत का 3 आदमी लिए थे मुख्य रूप से, कुमार गुप्त लिए थे, स्कंद गुप्त लिए थे और नरसिंह गुप्त वालादित्य लिए थे। मैं अब शुरू करने जा रहा हूं कि श्री गुप्त जो थे, जो शुरुआत किए थे, वह श्री गुप्त थे। वंश की स्थापना, वंश के संस्थापक गुप्त वंश के श्री गुप्त थे। इनकी पत्नी का नाम रचना देवी थी। 240 से 280 ईस्वी तक रहे। डेट से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। डेट अधिकतर परीक्षाओं में यूं कही कि सभी परीक्षाओं में आजकल ईस्वी सन नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने के लिए मैंने आपको चर्चा कर दिया है। यह ध्यान रखिएगा, ईस्वी सन पर जोर नहीं देना है। कुछ किताबों में मतांतर है, इसलिए इस पर बहुत जोर देने की जरूरत नहीं। आइए, इनकी पत्नी रचना देवी है। पत्नी रचना देवी है तो रचना देवी है। यह जो है, ये नहीं है कि किसी किताब में रचना देवी है, किसी में संजना देवी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डेट में कंफ्यूजन है। कई पुस्तक के जो राइटर हैं, जो अन्वेषक है, उसमें थोड़ी बहुत अंतर है, इसीलिए आजकल डेट नहीं पूछे जाते हैं। पूर्व में कुषाणों के सामंत थे, मैंने कई बार बता दिया है। कुषाण के बाद ही यह काल आया है। उदय इनकी 3री शताब्दी के मध्य में हुआ है, 240 अब मध्य कह सकते हैं। यह स्थापना प्रयाग के कौशाम्बी में किए थे
और यह जो है चीनी यात्री इसिंग ने 500 वर्ष पहले सन 671 से लेके 695 के बीच में उल्लेख किया कि श्री गुप्त को उन्होंने चिली केतो कहा। चिली केतो पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चिली केतो याद रखिएगा। ने मगध के मृगशिखा वन में एक मंदिर का निर्माण करवाए थे। गया के मृगशिखा वन जो है वह जो है वहां पर एक मंदिर का निर्माण किए थे और उसके व्यय के लिए 24 गांव दी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मिट्टी की जो मुहर मिली थी उसमें जिस पर श्री गुप्तस्य लिखा है वह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। घटोत्कच गुप्त भी है, 280 से 319 ईस्वी तक है। इनकी पत्नी मधुमती क्षत्रिय कन्या थी। और यह जो है प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। सिक्कों पर श्री घटोत्कच गुप्तस्य और घट भी लिखा हुआ है, इसीलिए लोग घटोत्कच मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम उसके बाद हुए और चंद्रगुप्त प्रथम जो है आपको बताएं थे गुप्त संवत की शुरुआत की, जबकि विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी में शुरुआत हुई है और शक संवत 78 में, लेकिन 319 से 320 जो है यह जो है गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। यह तीनों संवत ध्यान रखिएगा, फिर से आपको बता देते हैं। 319 से 20 गुप्त संवत है, 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत है और यह 78 ईस्वी है शक संवत है। आपको बता दें पुराणों और प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में मगध आ गया। इनके सीमावर्ती क्षेत्रों में लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिला है। हेमचंद राय चौधरी जो बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उनके अनुसार जो है महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार भी वह लिच्छवी से संपर्क करके जो वैशाली कहलाता है वह आपको वज्जी संघ से शादी कर करके उनको बहुत फायदा मिला था। ठीक उसी तरह से इनको भी हुआ था और उस पर सोने का राजा रानी प्रकार का सिक्का चलन करवाया था। 3 ऐसे राजा हैं जिन्होंने महिलाओं का भी चित्र का चित्रांकन आपको सिक्का पर करवाए थे। प्रथम ये थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। दूसरे नामे है चंद्रगुप्त प्रथम में प्रथम थे। दूसरे आपको इल्तुतमिश थे जो अपनी बेटी का चित्रांकन करवाया था। और तीसरे जो हैं सो अकबर के पुत्र जो थे अपनी पत्नी का वह जो है आपको जहांगीर जिनको कहा जाता है, जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां का चित्रांकन करवाया था सिक्के पर। तो यह 3 आदमी का ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा आपको कर दिया है। इस चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी का चित्र और दूसरे तरफ लिच्छवया मीन्स लिच्छवी की चर्चा भी उन्होंने किया है और यह जो है इससे चलते इनको काफी राजनीतिक सुदृढ़ता प्राप्त हुई। कौशाम्बी कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थापित किया। इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर के भवन की डिजाइन पर गुप्त स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है। सोने का जो राजा रानी का सिक्का है यह चलन भी करवाए थे। मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और ये कुमार देवी है, कुमार देवी ये है या चंद्रगुप्त है, और पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी और जो लेख है लिच्छवया, यहाँ लिखा हुआ है लिच्छवया, यह जो है यह आपको गुप्त साम्राज्य की महत्वपूर्ण घटना है और इसके चलते इनकी काफी आगे वृद्धि होती है, यह आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है आपको इसके बाद जो राजा होते हैं वह होते हैं इनके पुत्र समुद्रगुप्त, जिसको कच्चा भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार कच्चा को
इनका भाई मानते हैं, लेकिन उस पर बहुत विवाद है। इसलिए कच्चा, समुद्रगुप्त, अशोकादित्य और लिच्छवी दौहित्र अपने को वह बार-बार कहते हैं कि हम लिच्छवी दौहित्र हैं। मीन्स समुद्रगुप्त लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र मीन्स होता है कि वह जो है लिच्छवी उनके नाना है। तो दौहित्र मीन्स नाती। तो लिच्छवी दौहित्र कहने से उनको बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। और दूसरी बात है, इसका काफ़ी राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। पत्नी इनकी दत्त देवी होती है। माताजी तो आप जान ही रहे हैं, कुँवर देवी होती हैं। और इनके काल में राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी उत्कर्ष का काल यह रहा है। समुद्रगुप्त एक अच्छे राजा थे, कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, वीणा वादन का शौक था इनको। और वीणा वादक जो शासक है, उसमें सबसे पहला शासक यही है। वैसे हर्षवर्धन भी रहे हैं। औरंगजेब जो संगीत के विरोधी थे, वो भी वीणा वादक रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से कई जो शासक हैं, वह रहे हैं। उसका भी एक हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इनको कविराज तो कहा ही जाता है। धर्म प्राचीर बंधा, धर्म परंपरागत धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला। मीन्स वह धर्म से बंधे हुए थे। सुप्त मार्ग, शस्त्रों से विहित मार्ग पर चलने वाले थे और लोकानुग्रह थे। कर्तव्य उनका लोकानुग्रह था। मीन्स लोगों के आग्रह पर वह काम करने वाले थे। जो जनता कहती थी उसके आधार पर वह करते थे। इनका राज्य समुद्र तक फैला था, इसलिए इनका नाम भी समुद्र रखा गया। और ठीक इन्होंने फैलाया भी। समुद्र क्या, बहुत दूर तक समुद्र तक गए थे। और वह जो है कांची तक गए थे। मीन्स साउथ के एक्सट्रीम साइड में गए थे। एक्सट्रीम साउथ के साइड में गए थे। धर्म जो है गरुड़ वाहन विष्णु भक्त, ये भी विष्णु के पुजारी रहे हैं। राजधानी पाटलिपुत्र में रही है। जो इनके पिताजी लाए थे वह वहीं पर रहा। अश्वमेध यज्ञ के तत्पश्चात सिक्के जारी किए हैं। दरबारी कवि इनके जो थे हरिसेन थे, जो प्रयाग प्रशस्ति, चंपू काव्य शैली। चंपू काव्य शैली बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि वैसी शैली जिसमें काव्य और आपको कथा के रूप में, स्टोरी के रूप में भी वर्णन हो, काव्य भी हो और आलेख भी हो, लेख भी हो। तो वह जो है चंपू काव्य शैली कहा जाता है। और इस जो अभी प्रयाग इलाहाबाद जो अब नाम हो गया है प्रयाग, उसका भी नाम हो गया। शकों एवं कुषाणों को जो हराए थे उसको भी चर्चा इसमें किया गया है। मंत्री इनके जो थे वसुबंधु, जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। कई पुस्तकों को इन्होंने आपको लिखा था। और उस वैसे विद्वान को ये अपने यहाँ मंत्री बनाए। और दरबारी कवि हरिसेन जो थे, यह बहुत बड़े विद्वान थे और इनके मित्र भी थे, सलाहकार भी थे, दरबारी कवि भी थे। तो स्वाभाविक है कि संसर्गे दोषो गुणा, तो संसर्ग से दोष और गुण दोनों आते हैं। तो यह इनका, जब अच्छे आदमी आपके सानिध्य में रहेंगे, समीप में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका गुण आप में आएगा। तो दरबारी कवि हरिसेन और वसुबंधु का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके चलते समुद्रगुप्त जो हैं सो महान राजाओं की श्रेणी में आते हैं। और यह जो है पराक्रम के रूप में यह सबसे अधिक भारतीय इतिहास में जाने जाएंगे। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर सामंत प्रणाली ही रहा। सामंत मीन्स जो पहले वैशाल का सिस्टम था, सामंत का सिस्टम था, वही सिस्टम इन्होंने रहने दिया। विजय अभियान इनको जो है सो आपको हमने बताया ही कि डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने इनकी तुलना नेपोलियन से किया था, क्योंकि यह 12 शासकों को विजय का उल्लेख मिलता है और दक्षिणा पथ की ओर यह आक्रमण करते हैं। तो पराक्रमांक उपाधि और अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा का भी इन्होंने आपको चलन किया है। जो अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है, पूर्व भाग पर जीन रहित घोड़ा है। इसमें जीन तभी रखा जाता है जब कंट्रोल करना है, इसको तो कंट्रोल करना नहीं है। तो अश्वमेघ
घोड़ा का यह चित्र है और इधर जो है आपको राज महर्षि की महिषी जिसको हम लोग कहते हैं, वह जो है महिषी मीन्स रानी। तो यह जो है सो ये है। तो इसके सामने वाला भाग जो है वह पूर्व भाग है और बैक साइड जिसको है उसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ भाग। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए आप देख रहे हैं, सिक्के पर है, इसलिए आप प्रमाणिक तौर पर आप कह सकते हैं कि यह संगीत के कला प्रेमी थे। तो दो तरह के सिक्के हैं। वैसे सिक्के इन्होंने आपको 7 प्रकार के सिक्के जारी किए। आपको आर्थिक योगदान में हम इस पर सातों सिक्कों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 सिक्कों को मैंने दिखलाया है। एक अश्वमेध प्रकार का है और एक संगीत प्रकार का है, लिरिक्स टाइप्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। तो यह है, तो 2 प्रकार का है, 5 प्रकार का और भी हम चर्चा करेंगे। आपको आर्थिक योगदान में उस पर चर्चा करेंगे। पराक्रमांक की उपाधि जो है, यह जो है जितने भी शासक थे उस सब को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किए और वह अश्वमेध यज्ञ का सिक्का जो है बयाना से कि आपको मात्र 20 मुद्राएं प्राप्त हुआ है। यह कम बड़ी बात नहीं, इसका मतलब है कि अन्य जगहों से और भी मिले होंगे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। दक्षिणा पथ के शासक और पश्चिमोत्तर भारत के विदेशी शक्तियां उनकी अधीनता स्वीकार करती थी और उनको टैक्स देती थी। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि टैक्स प्रेम से वो लोग झुक गए थे और आत्मनिवेदन कर करके उनसे कहे थे कि हम टैक्स देंगे और आपके हम अंडर में रहेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने छोड़ दिया और टैक्स अपना लेते थे। आपको उनके पूरे विजयों के बारे में मैं बता रहा हूं। यह सबसे पहला है आपका, यह जो रेड में घेरा किया गया है वह आर्यावर्त की विजय है। युद्ध नीति पूर्ण रूपेण उन्मूलन की थी, मीन्स इसको जड़ से उखाड़ करके अपने राज्य में मिला लेना है। उसमें कौन कौन थे थोड़ा सा हम बतलाना चाह रहे हैं कि उसमें जो रुद्रदेव कौशाम्बी मध्यवंशीय राजा थे, मतिल बुलंद शहर के थे, नागदत्त नागवंशी शासक थे, नंदी नागवंशी शासक थे, गणपति नागवंशी शासक थे। राजधानी जो थी इसकी पद्मावती थी। नागसेन नागवंशी मथुरा शासक जो थे। अच्युत अहिस छत्र के थे। चंद्रवर्मन बंगाल के थे। बलवर्मा मौखड़ी थे। तो इसमें कई जगह नागवंशी शासक है, मीन्स इनका भी डिवीजन हो गया था, इसलिए कई नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो यह सबसे पहला आर्यावर्त की विजय थी। उसके बाद है आटविक। यह जो क्षेत्र है आटविक का क्षेत्र है, जिसमें युद्ध नीति पूर्ण रूपेण जीत कर सेवक बनाया था और यह गाजीपुर से जबलपुर तक, जिसे महाकांतर कहते हैं, यह क्षेत्र कौन है, महाकांतर का क्षेत्र है। और यह युद्ध नीति पूर्ण रूपेण जो है आपको जीतकर सेवक बनाया था गाजीपुर से जबलपुर में। दक्षिणवाद का विजय दक्षिणापथ कहलाता है, जिसमें 12 शासकों का विजय का उल्लेख है। नीति थी धर्म विजय नीति, ग्रहण मोक्ष एवं विजेता के अनुग्रह से उन्हें सामंत की हैसियत से फिर उनका राज्य लौटा दिया जाए, मीन्स राज्य लौटा दिया जाए लेकिन टैक्स लिया जाए। तो यह जो है आपको बतला देते हैं। कौशल का महेंद्र राजा है, आपको यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यह दक्षिणी कौशल है। आपको महाकांतर है, जिसकी चर्चा हम यहाँ महाकांतर व्याघ्रराज विस्तृत जंगल का यह क्षेत्र है। उसके बाद यह फिर यह एरो जो तीर का है, यहाँ पर आपको मैं बतला दे रहा हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो है पृष्ठपूरम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेंगी है, वेंगी के बाद यह कांचीपुरम है जो पल्लव के शासन था और यहाँ से यह फिर लौट जाते हैं। तो 12 राज्यों का, जिसमें कौशल का महेंद्र राजा, महाकांतर का व्याघ्रराज विस्तृत जंगल है, केरल का मंट राज है, कौशल का मंतराज कहा जाता है, दक्षिण भारत का कोराड है, एरंड पल्लक दमन है, गंजाम जिले का चिराकौल के समीप इंडरपल्ली है, आवा मुक्त
नीलराज है, राजधानी गोदावरी के निकट पीथुंडा में है। पालको ग्रसेन, राजा उग्रसेन पालक का राजा थे, यह नेल्लोर जिले में है। पृष्ठपूरक महेंद्रगिरी पिष्टपुर, जो आपको पिष्टपुर हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, यह पिष्टपुर है। तो पिष्टपुर है और उसके राजा स्वामी दत्त हैं। कैट दूरक स्वामी दत्त वहीं के हैं, कौटर का राजा स्वामी दत्त था। दैव राष्ट्र कुबेर जो है विजगापट्टनम का एलमंची है। कोस्थपूरक धनंजय है, कोस्थलपुर का राजा धनंजय थे। उत्तर आरकाट का कुटलूर है। व्यंग्यक हस्तिवर्मन, या जो वेंगी है, यहाँ पर जो आप वेंगी देख रहे हैं, वेंगी जो है राजा हस्तिवर्मन है। और यह जो है कौटेक जो है, कौचेक जो विष्णुगुप्त है, जो विष्णुगुप्त कांची का राजा है। तो यहाँ से यह जो है 12 राजाओं को हराते हुए कांचीपुरम से फिर लौट जाते हैं। अब इनके प्रत्यंच राज्य में सीमावर्ती राज्य की क्या स्थिति है, उसमें भी विजय नीति का मीन्स आज्ञाकरण नीति मीन्स आज्ञाओं का पालन करना है, टैक्स लेना है। जिसमें समतट है, यहाँ पर आपका समतट है, समतट पूर्वी सीमा के राज्य है, समुद्र तक फैला राज्य पूर्वी बंगाल है, यहाँ तक है। और यह कामरूप है, आसाम का गुवाहाटी है, यह कामरूप है, आसाम का गुवाहाटी है। दवाक है, नौगांव जिला है, जो आसाम का ही क्षेत्र है। नेपाल यहाँ है। और कर्तिपुरा जो है, कर्तरीपुर जो है, कुमायूं, गढ़वाल और रुहेलखंड के पर्वतीय राज है। तो यहाँ 4 है मुख्य रूप से, कामरूप है, समतट है, नेपाल है, कामरूप है, दवाक भी है एक, जो आसाम का ही क्षेत्र है। तो 5 यह जो है, इसको ध्यान रखिएगा, 5 इसलिए इसको कहा जाता है 5 प्रत्यंच राज्य, सीमावर्ती राज्य। इसके बाद जो है 9 गणराज्य के प्रमुख जो हैं वो भी आपको इनसे मिल गए। और मालव है, अजमेर और टोंक मेवाड़ का। अर्जुनायन है, अलवर पूर्वी जयपुर का। औधेय है, योहियावार है, मद्र है, रावी चिनाब के बीच का प्रदेश है। आभीर सौराष्ट्र मध्य भारत है। अर्जुन मध्य प्रदेश के नरसिंह के पास का क्षेत्र है। सनकानिक है, भिलसा के पास है। काक भिलसाही के पास है। खरपड़िक मध्य प्रदेश के दमोह के हैं। और राज्यों ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए यहाँ पर हम कुछ बता रहे हैं, मद्रक है, योद्धे है, और यूनायन है, और यह काक है। तो यह सब जो है गणराज्यों के प्रमुख है, ये भी सब आपको आत्मसमर्पण कर दिए। तो यह जो है आपको सीमावर्ती राज्य है, प्रत्यंच राज्य 5 है, और गणराज्य जो है सो 9 है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है विदेशी राज। तो विदेशी राज में कुषाण वंश के छिटपुट छोटे मोटे एरिया में अभी भी थे, जिसमें दैवपुत्र शाही, शाह नुशाही थे। उत्तर पश्चिमी में शासन करने वाले कुषाण थे। एवं मुरुंड जो थे कुषाण जाति के, यही क्षेत्र है जहां पर ये लोग थे। और शक जो है यह वेस्टर्न सत्रप भी कहा जाता है, या उत्तर पश्चिमी है, पश्चिमी भारत में है, इनको भी जीता। इसके अलावे इन्होंने बृहत्तर भारत का श्रीगणेश किया। अन्य विदेशी ताकतों से भी इन्होंने, विदेशी राज्यों से, विदेशी देशों से संपर्क किया। जिसे सिंघल के, यहाँ श्रीलंका का यह क्षेत्र है, श्रीलंका। सिंघल के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त की अनुशंसा से बौद्ध गया में 172 फीट की बौद्ध मंदिर एवं विहार बनवाया। फाहियान को जावा में एक हिंदू उपनिवेश देखने को मिला। वहां का इक्ष्वाकु वंश का महाराज ऐश्वर्यपाल समुद्रगुप्त का वंशज मानता था। बृहत्तर भारत का श्री गणेश करने वाले यह जो थे प्रथम राजा थे, जो बहुत ही अच्छा काम किए। मैं आपको बता रहा हूं रामगुप्त की बात हम अब करने जा रहे हैं। रामगुप्त जो थे, यह जो हैं सो शक राजा, इनको चारों तरफ से घेर लिया, इनकी राजधानी को, और इनको कहा कि आप अपनी पत्नी को हमारे सामने भेज दीजिए, ठीक है ना। यह अपमानजनक संधि यह मानने
के लिए राजी हो गए और भेंट स्वरूप अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत सारे दास दासियों को भी भेज दिया। लेकिन चंद्रगुप्त को यह बात मालूम हुई तो वह बड़ी चालाकी से अपनी भाभी जो थी, बड़े थे रामगुप्त, उनकी पत्नी थी, भाभी को बुला करके और उनकी दास दासियों को कहा कि तुम लोग अपना अपना कपड़ा हम लोगों को दे दो और हम लोग अपने कुछ मित्रों के साथ वह छुपा करके जो अस्त्र होते हैं वह छुपा करके साड़ी के अंदर रख करके वह गए। और यह जो है रुद्र सिंह तृतीय जो शक शासक था वह देख करके बड़ा खुश हुआ और वह जो है सो ये कहे कि भाई आपको जो टेंट है उस टेंट में थे वह बैठे हुए अपने शागिर्दों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। उन्होंने कहा कि खाली कर दीजिए, तो खाली करवाया और कहे कि हम लोग एक दूसरे के गले मिलेंगे। वह बड़ा खुश हुआ, लेकिन वह पीछे से वह जो है गले जो मिले उसी में वह छुरा से उनका पीठ में ऐसे मारा कि वह मर गए और उनको ले करके ऐसे कर करके वह जो ऐसे करके उठा करके और अपने साथियों को कहे कि हुड़दंग मचा दो और वह कहे कि तुम्हारा राजा मारा गया, देखो यह तुम्हारा राजा है और भागो नहीं तो सब लोग मारे जाओगे। सब लोगों में अफरा तफरी आई, दो चार आदमी जो सामने आए उसको भी मार दिए इनके मित्रगण और वह लौट करके आते हैं। बड़े गुस्से में थे, रामगुप्त को मार देते हैं और वह कहे कि तुम बहुत ही अपमानजनक काम किए हो और यह हमारे गुप्त वंश का सबसे बड़ा शर्मनाक हार है, इसलिए मैं तुमको यहाँ से विदा कर देता हूँ। और उन्होंने मार दिया और उनकी पत्नी से शादी कर लिए और यह जो है उनसे भी पुत्र हुआ है, उसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है राजा बनते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। विक्रमादित्य में होता है शौर्य का सूर्य। शौर्य मीन्स वीरता, वीरता का सूर्य अपने आप को घोषित किए क्योंकि उन्होंने शक शासकों को हराए थे। और देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी उनकी उपाधि थी। प्रधान महर्षि दत्त देवी का पुत्र रामगुप्त के बाद राजा ये बने थे और यह जो फाहियान इन्हीं के समय आया था जो 15 साल 399 से 414 में 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक 15 ईयर्स यह रहे हैं। भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को स्वर्ण काल कहा था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि चाइनीज विद्वान जो हैं वह हम इनके काल को स्वर्ण काल कहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। ध्रुव स्वामिनी जिसको ध्रुव देवी कहते हैं, यह जो है सो कुमार गुप्त प्रथम के बिलसड स्तंभाभिलेख एटा उत्तर प्रदेश तथा वैशाली के टेराकोटा होता है मिट्टी का जो बना हुआ मुहर में महादेवी ध्रुव देवी का है। उनका बड़ा बेटा कुमार गुप्त प्रथम होता है, छोटा बेटा गोविंद गुप्त होता है और तिरुभुक्ति के प्रांतीय शासक गोविंद गुप्त होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि वैवाहिक संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश, वाकाटक और कदम राजवंश से यह वैवाहिक संबंध रखते हैं। कदम राजा की पुत्री को कुमार गुप्त से शादी करवाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से अपनी शादी करते हैं जिससे उनका एक पुत्री जन्म लेता है प्रभावती गुप्त। वाकाटक का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह नरेश रुद्रसेन, वाकाटक नरेश जो थे रुद्रसेन द्वितीय से शादी कर देते हैं और वह शकों को आक्रमण करने में यह बहुत मदद यहाँ से मिलता है क्योंकि उनकी पत्नी संजोग से वहाँ के नरेश रुद्रसेन द्वितीय थे, वह काल कवलित हो गए बहुत कम ही दिनों में। तो वह प्रभावती गुप्त वहां की रानी बनी और वही कंट्रोल कर रहे थे तो उनको मदद की और शकों को उन्मूलन करने में यह बहुत मदद की। साम्राज्य जो इनका है सो पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिमालय की घाटी से नर्मदा नदी तक विस्तृत था। राजधानी इनका भी पाटलिपुत्र था लेकिन द्वितीय राजधानी उज्जैन कर लिए थे। मंत्री इनके वीरसेन थे। कुल
नाम इनका शांब और गोत्र नाम कौत्स था। वीरसेन का व्याकरण, न्याय, राजनीति, मीमांसा के ज्ञाता और महान कवि शैव धर्मावलंबी थे। उदयगिरि के गुफा लेख में यह वर्णित है। वे हम बार बार कह रहे हैं कि संसर्गे दोषो गुणा, तो संसर्ग से दोष और गुण आते हैं। और ये वीरसेन जो है, जिस तरह से समुद्रगुप्त के दो मंत्री, खास करके दरबारी कवि जो मित्र भी थे, सलाहकार भी थे, और दूसरे जो थे उनके मैंने आपको बतलाया था, जो वसुबंधु थे वह भी प्रसिद्ध विद्वान थे, वो उनके मंत्री थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो है कि जब विद्वान आपके साथ रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका बढ़ोतरी होगा ही। आइए, गुप्त वंश के जो स्वर्ण युग कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्यों फाहियान ने स्वर्ण युग कहा था, तो आपको बता देते हैं। देखिए, अजंता के गुफा चित्र आज भी लगता है कि आज ही बने हों, एकदम उसी तरह से, कहीं कोई आपको इसमें रंग में और इसकी जो कला की मार्मिकता हो, वह आज भी बनी हुई है। और इसमें कोई कह नहीं सकता है कि आज बनी है कि कल बनी है या गुप्त काल की बनी है। तो यह जो है प्रेरित करता है और प्रेरक तत्व है कि इतने दिनों के उपेक्षित रहने के बावजूद भी आज भी यह जीवंत और प्रासंगिक दिखता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ महादेव का लिंग में चित्र है, काफी मार्मिक है। यहाँ वराह का चित्र है, यह भी बहुत ही मार्मिक है। तो कला और चित्रकला सभी बहुत, स्थापत्य कला बहुत ही अच्छे हैं। तो इसीलिए स्वर्ण युग है। तो मैं बता रहा हूँ, कला के क्षेत्रों में, मंत्र शास्त्र के क्षेत्रों में, साहित्य जो था इनका, साहित्य का, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक वीडियो भी हमने बनाया है जो आप लोगों को देखने का मौका मिला होगा। वह जो है सांस्कृतिक योगदान में मुख्य रूप से साहित्यिक योगदान गुप्त काल में कौन कौन लोगों का हुआ, उस पर हमने वीडियो बनाया है। तो साहित्य में अगर हम कहते हैं, हड़प्पा से उठाते हैं और हम हर्षवर्धन तक जाते हैं, तो सैकड़ों किताब के लेखक, विद्वान, कवि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल और केवल गुप्त काल में। आखिर क्यों? तो जो भाषा थी, संस्कृत थी, दूसरे में जो है साइंस हो, तकनीकी हो, आपको योग हो, चाहे दर्शन हो, चाहे आपको बौद्ध साहित्य हो, सभी में यह खूब लिखे गए हैं और बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं। तो चित्रकला आप देख ही रहे हैं, जो हम सामने आपको दिखाया, संस्कृत भाषा के कारण भी यह बहुत आगे निकला। सिक्का भी बहुत ही हर एक बिंदु पर, जो खास बिंदु है उस पर सिक्का मिले हैं। और वह सिक्का जो है आपको विभिन्न विधाओं के, विभिन्न चीजों को, विभिन्न योगदानों को दर्शाता है। तो यह जो है आपको इससे पता चलता है। तो सिक्का भी बहुत ही अच्छा है। राजा रानी का सिक्का बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का जो स्वर्ण सिक्का है, बहुत ही अच्छा है। कितने सिक्का बताया जाए, सब के सब उत्कृष्ट नहीं, सर्वोत्कृष्ट है। धातु विज्ञान के बारे में मैंने बताया ही है कि पिलर जो है, लौह स्तंभ जो है, जो आज भी सीना ताने खड़ा है, कहीं कोई जंग नहीं, कोई टूटन फूटन नहीं है। खगोल विज्ञान के बारे में मैंने बताया है कि खगोल विज्ञान के बारे में आपको एक नहीं, कई जो हैं आपको जो थे खगोल शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान, आर्यभट्ट से लेके वाराह मिहिर से लेके अन्य कई हैं, जो लल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया है। गणित में तो आपको बता ही दिया है कि गणित को पूरे विश्व में शुरुआत करने वाले आर्यभट्ट ही थे और अन्य भी थे। शिक्षा के क्षेत्रों में आप जान ही रहे हैं कि आपको शिक्षा के क्षेत्रों में यह प्रथम आपको यह विश्वविद्यालय जो है
आपको यह बनाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को। संस्कृति इसकी जो थी बहुत ही चरमोत्कर्ष स्थिति में थी। चिकित्सा के बारे में मैंने आपको चर्चा किया ही है। रस चिकित्सा जो आपके बारे में बताया है कि स्वर्ण भस्म से लेकर के आपको अन्य जितने भी धातुएँ हैं उसके रस से विभिन्न तरह के रोगों का निदान किए गए हैं। विज्ञान और तकनीकी में टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे हुए हैं। न्याय शास्त्र है, बौद्ध विहार है, विशिष्ट शिक्षा शिक्षा केंद्र है, स्थापत्य है, वास्तुकला, शिल्प कला जो आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिर मूर्ति कला, स्तंभ और गुफा, ये सब के सब में यह विश्व के अद्वितीय, अनूठा, अनुपम इनकी देन रही है। इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल जो है वह कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके पीछे 9 रत्नों का बहुत बड़ा योगदान है। कालिदास जो कवि और नाटककार थे, भारत का शेक्सपियर थे, जबकि शेक्सपियर केवल और केवल नाटक का पर्दा खींचते थे और उसमें उन्होंने टूटी-फूटी अंग्रेजी में लिखा है। जबकि इनकी आपको बता दे रहे हैं कि व्याकरण सम्मत था और यह जो है आपको संस्कृत की जो भाषा होती है उसमें गलती आप लिख नहीं सकते हैं। लिखेंगे तो आपको त्रुटि ही त्रुटि दिखाई पड़ेगी और इसमें कोई त्रुटि नहीं है जो उस समय जो थी और आज भी है। जबकि शेक्सपियर के उसमें काफ़ी स्पेलिंग में और शब्द में सब में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इसका मतलब है कि वह पूर्ण रूपेण अस्थायी और नहीं रहा लेकिन इनका तो आज भी उसी को हम लोग श्रवण करते हैं और उसी को याद करते हैं। तो इन्होंने नाटक के रूप में भी या नाटककार भी रहे, वह तो केवल नाटककार थे शेक्सपियर, इसलिए भारत का शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर को भारत का कालिदास कहा जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को याद रखना है भारत का शेक्सपियर इन्होंने आपको बता देते हैं वह नाटक शेक्सपियर लिखते थे और यह जो है सो नाटक के अलावे काव्य भी लिखे हैं जिसमें आपको बता देते हैं ऋतु संहार है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम, कुबेर यक्ष को निकाल देते हैं, मेघ की को पत्नी का संदेश देने का माध्यम जो बनाया है जो बड़ा ही रोमांचकारी है, बहुत ही अद्भुत है। यह काव्य था जिसको आप ध्यान रखिएगा। विक्रमो वर्षीय मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम पुस्तक यूरोपीय भाषा में अनुदित है। यह नाटक है। तो नाटक 3 है, 4 काव्य संग्रह है। मैं आपको बता रहा हूं धन्वंतरी जो हम लोग देवता के रूप में आपको दीपावली से पहले हम लोग मनाते हैं। धन्वंतरी देवता का की पूजा करते हैं और जिसके लिए हम लोग धनतेरस बहुत फेमस है। आयुर्वेद के चिकित्सक थे, मैंने आपको बताया है रस चिकित्सा पर यह प्रथम पुस्तक लिखे। सोना, चांदी, लोहा, तांबा से कई तरह के रस निकाले और उसे रोग निरोधक क्षमता को किया और रोग का निदान भी किया, क्षमताओं को भी डेवलप किया और साथ-साथ निवारण भी किया। मैंने तो देखा है मेरे गाँव में एक थे आपको रस चिकित्सा के जानकार देवनारायण झा जो वैद्य थे वह आपको स्वर्ण भस्म बनाते थे। एक बूढ़ी जो है मरने को थी, लगभग मर गई थी, लोग उनको मंजिल के लिए ले जाया जा रहा था, उनको स्वर्ण भस्म खिलाया और वह कई साल तक जिंदा रही है। तो स्वर्ण भस्म का इतना उसका प्रभाव है। धन्वंतरी संहिता लिखा गया और यह शल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं के परंपरा में पैदा हुए थे। छपनक जो है जैन साधु भिक्षाटन करके रहते थे, नाना कोश ग्रंथ के लेखक थे और मंत्री परिषद के सदस्य थे। यह भिक्षा करने वाले जैन साधु थे। मैं बार-बार यह कहना चाह रहा हूं धर्मनिरपेक्षता की अगर बात होगी तो अशोक को कहा जाता है, लेकिन मौर्य काल में भी धर्मनिरपेक्षता की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन इसमें आपको सभी को पलने बढ़ने फूलने का पूरा समय था। में चाहे जैन हो,
चाहे बौद्ध हो, आप देख रहे हैं कई जैन को साधुओं को उन्होंने अच्छे पद दिए थे। कई बौद्ध जो विद्वान हैं उनको भी पद मंत्री परिषद में रखा गया था। इससे पता चलता है कि आपको ये लोग धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में थे। अमर सिंह जो है नाम लिंगानुशासन को संस्कृत शब्दकोश प्रथम इन्हीं के द्वारा लिखे गए थे और संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन उपलब्ध कोश है और इस पर क्षीर स्वामी का लिखा हुआ भाष्य टीका जिसको क्रिटिक्स कहते हैं वो भी उपलब्ध है। शंकु वास्तुकला और शिल्प कला का या शिल्प शास्त्र के बहुत मर्मज्ञ विद्वान थे। बेताल भट्ट जो थे जादूगर मंत्र शास्त्र के थे, लेखक भी थे। घट करपर जो थे कवि थे। वाराह मिहिर के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संगीता, फलित ज्योतिषी। आप देखते हैं कि आपके घर का कैसे शिलान्यास हो, किस दिशाओं में क्या रखेंगे, आपको हर एक जीवन के हर एक क्षेत्रों में कैसे किया जाए वो सारा का फलित जोशी मीन्स फल क्या मिलेगा वो सारी चीजें या बृहद संहिता में लिख दिया है। बृहद जातक, विवाह पटल, विवाह कैसे व्यक्ति से करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, वो सब चीज इसमें दिया है। योग माया लघु जातक की रचना की है क्योंकि इनके पिताजी भी बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे और उन्हीं के से अध्ययन कर ये और भी उससे आगे आपको बढ़े। मैं आपको बता दे रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री के संकेत टेबलों को सही बनाने के बाद इसका प्रयोग किए। पास्कल त्रिभुज के बाइनोमियल नंबरों में से एक नया आयाम जोड़ा। ब्रह्मांड की रचना और पृथ्वी की अक्षीय भ्रमण को ज्ञात किया। गुरुत्वाकर्षण की बात न्यूटन से काफी साल पहले माने सैकड़ों साल पहले इन्होंने बात किए थे। मगध देश का सर्वोच्च सम्मान इनको वराह मिला था इसलिए इनका नाम मिहिर से वराह मिहिर हो गया। समय मापक घंटे यंत्र भी इन्होंने बनाया। इंद्रप्रस्थ में लौह स्तंभ के निर्माण का श्रेय इन्हीं को जाता है। और आपको बता देते हैं या जो है आपको शहंशाह जो थे आपको नैसरवा जो थे नैसरवा के आमंत्रण पर जगदीशापुर नामक स्थान पर वेधशाला की स्थापना इन्होंने किया था। पश्चिमी मध्य देश के जो देश हैं उसके नैसरवा बहुत ही महान राजा थे। उनके आमंत्रण पर जगदीशापुरा में वह वेधशाला की स्थापना किए थे। आपको बता देते हैं कि जब राजा इनके अपने पुत्र के बारे में कहा कि इसका कैसा रूपरेखा रहेगा आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि इसका जीवन काल तो बहुत कम का है, संजोग से कुछ दिनों के बाद जो है वह मर गए। तो वह कहा कि आप जीत गए और हम हार गए क्योंकि आपने सही बताया था। कहे कि मैं नहीं बताया हूं, मैं आपसे कोई दुराभाव के कारण नहीं बतलाया हूं, बल्कि इनकी इसमें लिखा हुआ है, ज्योतिषी में लिखा हुआ है, उसकी गणना के आधार पर मैंने आपको बताया है। तो बहुत खुश हुए ये कि इतने प्रकांड विद्वान थे जो भविष्य की बातों को भी बता देते थे। वर रुचि जो है प्राकृत प्रकाश के लेखक थे। मैं बता रहा हूं कि इसके बाद कुमार गुप्त इनके जो पुत्र हुए लगभग 40 साल तक शासन किए। 414 से 455 तक लगभग यह रहे हैं। और यह जो है श्री महेंद्र, अजित महेंद्र, सिंह महेंद्र, महेंद्र कुमार, महेंद्र सिम्हा और अश्वमेघ महेंद्र शक्रादित्य भी रहे हैं। महेंद्र कुमार का विवाह कदम वंश में हुआ था, आपको हमने पहले ही बताया। प्रथम पत्नी अनंत देवी जो पुत्र इनका पुरुगुप्त था, दूसरी पत्नी देवकी पुत्र स्कंद गुप्त थे। तालगुड़ा प्रशस्ति में मयूर की आकृति के सोने का सिक्का प्रचुर मात्रा में प्रचलित किए थे। यह सतारा से प्राप्त मुद्राओं से वैष्णव
धर्मानुयायी परंतु धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, जो हमने पूर्व में भी चर्चा किया है। समुद्रगुप्त की तरह यह भी अश्वमेघ यज्ञ के तत्पश्चात सिक्के जारी किए थे। प्रधान महिषी ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम तथा छोटा पुत्र कुमार गोविंद गुप्त वषाढ़ वैशाली का राज्यपाल था। इसके बाद आते हैं स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त की पत्नी का नाम देवसेना थी और वल्लभी इसके अधीन था। सेनापति भट्टार्क शासक था। और मैं आपको बता रहा हूँ, रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्य गुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें निकाली थी। उससे यह जो है जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उज्जैन एवं रैवतक पर्वतों की ढालों से निकलती पलासनी और सुवर्ण सिकता जल बांध कर सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण जिसमें ये आपका दरार पड़ गया था, उसको वह पुनर्निर्माण स्कंद गुप्त के सैनिक राज्यपाल पर्ण दत्त ने करवाया था। रुद्रदामन उसकी सीमाओं का जीर्णोद्धार करवाया था। इन्होंने हुणों को भारत से आक्रमण करने के लिए रोका नहीं, बल्कि जीता और हुणों को यहाँ से भगा के ही दम लिया, जिसमें उनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। तो शक को हराने वाले जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, और यह स्कंद गुप्त भी यह विक्रमादित्य का, लेकिन यह हुण को हराए थे। स्कंद गुप्त के द्वारा मैंने आपको भीतरी स्तंभ अभिलेख भीतरी गांव सैदपुर के पास उत्तर पश्चिमी स्थित उनके काल का है। यह जो है भीतरी स्तंभ का है। स्कंद गुप्त के कोहोम अभिलेख खुखुंदू उत्तर प्रदेश में 461 में बनाया गया था। स्तंभ के आधार पर पार्श्वनाथ की नक्काशी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्श्वनाथ की नक्काशी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह जो है सेम चीज आपको यहाँ पर इसी का विस्तार में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और यह जो है स्कंद गुप्त के द्वारा कोहोम अभिलेख खुखंदू उत्तर प्रदेश में 461 में बनाया गया था। स्तंभ के आधार पर पार्श्वनाथ की नक्काशी है। पर्ण दत्त को पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रांत में साथ में गुप्ता सैनिक राज्यपाल का नियुक्त किया। इसके प्रखर और प्रमुख पदाधिकारी थे पर्णदत्त थे, जो सौराष्ट्र के गुप्ता सैनिक राज्यपाल थे। सर्वनाग अंतर्वेदी गंगा यमुना दोआब का विषयपति था। भीम वर्मा कोशम क्षेत्र का शासक था। और चक्रपालित जो है वह जो है सो आपको यह गिरनार का पदाधिकारी है। मैं आपको बता रहा हूं स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 467 ईस्वी में हुई है। हालांकि गुप्त वंश 100 वर्षों तक चला रहा, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होता गया। मैं आपको बता रहा हूं स्कंद गुप्त के बाद पुरुगुप्त आए हैं। पुरुगुप्त प्रकाश दित्य आए हैं, जिनकी पत्नी पद्मावती गुप्त और चंद्र देवी हुई हैं। कुमार गुप्त का पुत्र था। स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। 467 में पुरुगुप्त बुढ़ापा अवस्था में राज सिंहासन पर बैठा था। फलतः वह सुचारू रूप से शासन को नहीं चला पाया और साम्राज्य पतोन्मुख होता चला गया। कुमार गुप्त द्वितीय जो है 473 ईस्वी में पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ लेख में इसका समय 445 ईस्वी अंकित है। बुद्धगुप्त जो है 476 से 495 ईस्वी तक शासन किया। कुमार गुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त शासक बने, जो नालंदा के प्राप्त मुहर के अनुसार पुरुगुप्त का पुत्र था। उसकी मां चंद्र देवी थी। 475 से 495 ईस्वी तक शासन किया। राज्य क्षेत्र जो है
बंगाल से मध्य प्रांत तक का क्षेत्र है। एरण मध्य प्रदेश में बुद्धगुप्त का स्तंभ है, जो हमने पहले ही आपको बताया था। हुएनसांग के अनुसार यह बौद्ध धर्मावलंबी थे और बौद्ध महाविहार को काफी धन दिया था। यह बौद्ध महाविहार का निर्माण भी वहां करवाए थे बुद्धगुप्त। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुए थे और 23 वर्ष में आर्यभट्टियम लिखने के कारण उनको बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार का प्रमुख बना दिया था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं बुद्धगुप्त के शासक में मथुरा, वाराणसी, नालंदा, दामोदरपुर, शंकरपुर और एरण जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर उनके अभिलेख हैं और यह अभिलेख जो है आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नरसिंहगुप्त वालादित्य जो थे वह उनकी पत्नी श्री मित्रदेव थी। बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त वालादित्य शासक बना। इस समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में क्रमशः मगध, मालवा बंगाल में बट गया। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा में भानुगुप्त, बिहार में और बंगाल में वैन्य गुप्त ने अपना स्वतंत्र स्थापित कर लिया राज्य। नरसिंहगुप्त के तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा थे। यहीं से आपको विखंडन होता है। अगर यहां से भी अगर आप जोड़ते हैं तो ये 100-150 वर्ष बाद तक इनका शासन रहा है। लेकिन यह जो मगध का जो मुख्य रूप से था वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। वह आपको हुणों का अत्याचारी आक्रमण मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। यह जो नरसिंहगुप्त वालादित्य जो थे वह जो है मिहिर कुल जो हुणों का आक्रमणकारी थे, बहुत ही दमनकारी थी, उनको हरा दिया। समकालीन लेखक और बौद्ध विद्वान परमार्थ के अनुसार विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु से नरसिंहगुप्त वालादित्य बौद्ध मत में दीक्षित हुए थे। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा है। यह जो थे परम भागवत, जबकि बुद्धगुप्त बौद्ध धर्मावलंबी थे। कुमारगुप्त तृतीय जो है 24वां शासक हुए और यह जो है कुमारगुप्त तृतीय मगध के शासन पर बैठा था। अंतिम जो है विष्णुगुप्त चंद्रादित्य है। विष्णुगुप्त चंद्रादित्य के बारे में आप यह जान लीजिए कि अंतिम शासक होते हुए भी यह जो है आपको हुण शासक मिहिर कुल को हराया था, आप देख रहे हैं। और वह जो है विष्णुगुप्त चंद्रादित्य मालवा के राजा यशोधर्मन के द्वारा मंदसौर के सोंदनी या सोंदनी जगह है, यहाँ पर पीलर है और यशोधर्मन का यह विजय स्तंभ है। और देख रहे हैं कि मिहिर कुल के जो सैनिक हैं वह भाग खड़े होते हैं और यह जीत का परचम फहरा देते हैं। अंतिम शासक होते हुए भी यह जो है आपको हुण शासकों को इन्होंने हराया है। और नरसिंहगुप्त वालादित्य का सिक्का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग कभी किसी से हारे नहीं, हराए। दूसरी बात है सबका अपना अपना योगदान काफी रहा है, चाहे सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, चाहे कला हो, चाहे साइंस एंड तकनीकी हो। आप यह समझ सकते हैं जबकि यह पतोन्मुख था, बुद्धगुप्त ने आपको देख रहे हैं आर्यभट्टियम पुस्तक पर 23 वर्ष के छात्र को उन्होंने नालंदा महाविहार का प्रमुख बना दिया। यह कम बड़ी बात नहीं है। आप सोचते होंगे या जो है नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख होना साधारण सी बात है। नहीं, नालंदा के प्रमुख होना, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख होना उस समय सबसे बड़ा विद्वान होने को दर्शाता था। दूसरी बात है कि आपको अशोक के जो स्तंभ लेख है बुद्धगुप्त ने अपना अभिलेख जारी किया। तो आप देख रहे हैं कि यह नरसिंह वालादित्य जो हैं आपको जो हुणों को भी मिहिर कुल जैसे शासकों को हराए। और विष्णुगुप्त चंद्रादित्य ने तो आपको बता देते हैं कि सोंदनी मंदसौर में है
यशोधर्मण के साथ मिल करके मिहिर कुल को तो कुचल दिया। यह चित्र में आप देख रहे हैं भागते हुए मिहिर कुल का, और वह फिर हुण जो है वह जो है आपको फिर से लौट नहीं पाया। वह जो है जो भाग खड़ा हुआ वह फिर से लौट नहीं पाया। तो यह जो है अंतिम शासक होते हुए भी इतनी इनकी प्रखरता थी, प्रचंडता थी और पराक्रम था, यह आप समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारी चीजों का अध्ययन का स्रोत जो है प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत वीडी महाजन, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास एस सी राय चौधरी, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर रति भानु सिंह, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हेमचंद्र राय चौधरी, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया आपको सुधाकर चट्टोपाध्याय, प्राचीन भारत संस्कृति कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापत, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड जॉनसन, गूगल, और जो है द गुप्त एम्पायर राधा कुमुद मुखर्जी वगैरह सब है। जय हिंद, जय भारत।